जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों रेलवे यहां से हर शिफ्ट के अंदर 2 से 4 सवाल पूछ रहा है। आपको इस वीडियो के अंदर से 2 से 4 सवाल आपकी परीक्षा में 100% छपे हुए मिलेंगे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, सारी जानकारी को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करते चलिएगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले सवाल को लेकर है। दोस्तों हमारा पहला सवाल है, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब प्रदान किया गया है? दोस्तों अभी हाल ही में इनका निधन हुआ था। तो दोस्तों आपकी परीक्षा में यह सवाल बनने की प्रबल संभावना है। वर्ष 1999 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में। क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों जल्दी से इसका जवाब आप दीजिएगा। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? दोस्तों आपको बता दें, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न वर्ष 2001 में प्रदान किया गया था। कब? वर्ष 2001 में। और दोस्तों आपको बता दें, वर्ष 1999 में इनको पद्म विभूषण, कौन सा दोस्तों? पद्म विभूषण पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। आपसे कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों आपसे भारत रत्न पूछा जा सकता है या आपसे पद्म विभूषण सम्मान पूछा जा सकता है। और दोस्तों आपको बता दें, इनको एक और सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया था, जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, लीजन द ऑनर अवार्ड। इसके द्वारा भी लता मंगेशकर जी को सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों ये सब जानकारी आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करके रखिएगा। आपसे कैसा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों आप सब जानते हैं कि ग्रुप डी की परीक्षा में टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल, यानी कि दोस्तों खेल विशेषांक से 1-2 सवाल हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो दोस्तों ये सवाल भी आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिला सकता है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1930 में हुई थी, वर्ष 1931 में हुई थी, वर्ष 1932 में हुई थी, या वर्ष 1933 में हुई थी? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल बहुत महत्वपूर्ण खेल हैं। दोस्तों आपको बता दें, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1930 से हुई थी। दोस्तों कब से? वर्ष 1930। और दोस्तों कहां से हुई थी? हैमिल्टन कनाडा। कहां से हुई थी दोस्तों? हैमिल्टन कनाडा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। हैमिल्टन कनाडा से राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी वर्ष 1930 में। दोस्तों आपको बता दें, जो सन 2022 में राष्ट्रीय खेल का इनका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आपको याद में रखना है, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। और दोस्तों कौन से क्रम के थे? तो आपको याद में रखना है, ये 22वें क्रम के थे। और दोस्तों सन 2018 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपको याद में रखना है, सन 2018 में इसका आयोजन गोल्ड कोस्ट में हुआ था। कहाँ दोस्तों? गोल्ड कोस्ट में हुआ था। और दोस्तों जो गोल्ड कोस्ट कहाँ पर स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और कौन से क्रम के थे दोस्तों? वह थे, ये 22वें क्रम का है, तो वो कौन से क्रम का होगा? वो 21वें क्रम का होगा। अब दोस्तों आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल का जो शुभंकर है वो क्या है? तो आपको याद में रखना है, आपका शुभंकर है पैरी द बुल। क्या है दोस्तों? पैरी द बुल। ये आपका राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर है। और दोस्तों आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत की कौन सी रैंक रही है इसके अंदर? दोस्तों आपको बता दें, भारत का 4था स्थान रहा है। और दोस्तों पहले स्थान पे कौन रहा है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं। और दोस्तों जिसके अंदर भारत ने कुल 22 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों सारी जानकारी को आप नोट करते चलिएगा। आपसे कहाँ से कोई सा सवाल पूछ ले, कोई कहाँ नहीं जा सकता है। इसीलिए दोस्तों सारी जानकारी को आप नोट करते चलिएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, अभी 15 अगस्त सेलिब्रेट किया गया है। कौन सा हमारा स्वतंत्रता दिवस था? तो आपको याद में रखना है, ये 76वां हमारा स्वतंत्रता दिवस था। लेकिन दोस्तों अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ जरूर मनाई गई है। लेकिन दोस्तों कौन सा हमारा इंडिपेंडेंस डे था? तो आपको याद में रखना है, ये 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब दोस्तों यहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1947 को, या 18 जुलाई
1946 को। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब आप बताइएगा। दोस्तों 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। दोस्तों आपको बता दें जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको कब अपनाया गया है, तो आपको याद में रखना है 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया है? 22 जुलाई 1947 को। इस सन को आप याद करके रखिएगा, आपसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। दोस्तों आइए बात करते हैं और ऑप्शंस को लेकर। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? इसको दोस्तों राष्ट्रीय गीत, दोस्तों राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान इन दोनों को कब अपनाया गया था? तो आपको याद में रखना है 24 जनवरी 1950। दोस्तों 26 जनवरी को क्या हुआ था? आपको पता है कि हमारा संविधान लागू हुआ था। और दोस्तों 18 जुलाई 1946 को क्या हुआ था? इसको दोस्तों अगस्त प्रस्ताव आया था, यानी कि स्वतंत्रता एक्ट कब आया? तो आपको याद में रखना है 18 जुलाई 1947 अगस्त प्रस्ताव आया था। दोस्तों इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया है? 22 जुलाई 1947 को। और दोस्तों 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ है? राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ है? हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ है। और दोस्तों 18 जुलाई को क्या हुआ है? तो आपको याद में रखना है कि अगस्त प्रस्ताव आया था। आपसे कोई सा भी सवाल पूछे आप उसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है अति महत्वपूर्ण सवाल, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों यह भी स्वतंत्रता दिवस से जुड़ा हुआ सवाल है। 28 अगस्त 2014 को, 25 सितंबर 2014 को, 25 दिसंबर 2014 को, या दोस्तों 15 अगस्त 2019 को। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से दोस्तों इसका जवाब आप दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 को। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा की थी। जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी कब? 15 अगस्त 2019 को। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने और ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को आपके लिए ऐसा तैयार किया गया है कि आपके एक सवाल से 4 से 5 सवाल आपको बताए जा सके। दोस्तों 28 अगस्त 2014 को क्या हुआ था? वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी? दोस्तों जन धन योजना। कौन सी दोस्तों? जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। हम दोस्तों बात करते हैं 25 सितंबर 2014 को क्या हुआ है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। दोस्तों 25 दिसंबर 2014 को क्या हुआ? तो आपको याद में रखना है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष यानी कि दोस्तों वैक्सीनेशन से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। आपसे पूछा जाता है कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई है, तो आपको जवाब देना है 25 दिसंबर 2014 को। और दोस्तों मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो आपको याद में रखना है ये दोस्तों वैक्सीनेशन से संबंधित है। दोस्तों आपको बता दें 25 सितंबर 2014 को क्या हुआ था? मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। दोस्तों चारों ऑप्शन आपकी परीक्षा में कोई सा भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। आपसे अगर जल जीवन मिशन की शुरुआत पूछे तो आप बताएंगे 15 अगस्त 2019 है। आपसे अगर जनधन योजना कब प्रारंभ हुई तो आप बताएंगे 28 अगस्त 2014। अगर आपसे पूछा जाता है कि 25 सितंबर 2014 को क्या हुआ था, तो आपको याद में रखना है मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों 25 दिसंबर 2014 को क्या हुआ था? मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी। इसको आप नोट करके रखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये सवाल ही क्यों लिया है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि ये करंट अफेयर का सवाल है। दोस्तों कूनो राष्ट्रीय उद्यान में और दोस्तों नामीबिया से चीते मंगाए जा रहे हैं। दोस्तों आपसे करंट का सवाल हो सकता है, पूछा जाए या ना पूछा जाए। दोस्तों इसको जीके से रिलेट कर पूछा जा सकता है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, सिक्किम में स्थित है, असम में स्थित है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। कहां पर दोस्तों? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और सिक्किम में दोस्तों क्या है? कंचनजंगा, एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सी है? कंचनजंगा। कहां पर स्थित है? सिक्किम के अंदर स्थित है। इसको आप नोट करके रखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है भारत में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अति महत्वपूर्ण सवाल और दोस्तों परीक्षा में रिपीट होने वाला सवाल है। कंचनजंगा है या देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है या मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपको याद में रखना है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अति महत्वपूर्ण सवाल। और दोस्तों ये कहां पर स्थित है? ये दोस्तों मणिपुर में स्थित है। कहां पर दोस्तों?
मणिपुर में स्थित है। ये कौन सा? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको याद में रखना है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? देहिंग पटकाई। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सी है, कंचनजंगा, और ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों असम सिक्किम में स्थित है। और दोस्तों देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में। और दोस्तों मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। सारे प्रश्नों को आप नोट कीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों ग्रुप डी की परीक्षा में पंचायती राज व्यवस्था से हर शिफ्ट के अंदर सवाल आ रहा है 100%। आप दोस्तों एग्जामिनेशन पेपर उठाकर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? वर्ष 1957 में हुई है, वर्ष 1977 में हुई है, वर्ष 1987 में हुई है, वर्ष 1989 में हुई है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, इसका दोस्तों शुभारंभ किसने किया है? बलवंत राय मेहता ने किया है। और दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन है। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है ये कब शुरुआत हुई है? उस वर्ष 1957 में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने प्रारंभ की है, तो आपको याद में रखना है अशोक मेहता ने। और दोस्तों यह किस वर्ष से संबंधित है? दोस्तों यह जो संबंधित है वर्ष 1977 से संबंधित है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आपसे कोई सा भी सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों दिवस को लेकर एक दो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है, या 16 मार्च को मनाया जाता है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद में रखना है 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया दिवस। दोस्तों 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? टीबी दिवस मनाया जाता है। क्या दोस्तों? टीबी दिवस। और दोस्तों आपको बता दें 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? पराक्रम दिवस। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों 16 मार्च को क्या मनाया जाता है? वैक्सीनेशन डे, यानी कि दोस्तों टीकाकरण दिवस। क्या दोस्तों मनाया था? टीकाकरण दिवस। इसको आप ऐसे याद रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। और दोस्तों 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। और 16 मार्च को क्या मनाया जाता है? टीकाकरण दिवस। इन सारे तथ्यों को आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों आपसे कोई सा भी सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। लॉर्ड रिपन को कहते हैं, मैट कॉफ को कहते हैं, या लिनलिथगो को कहते हैं, या कॉर्नवालिस को कहते हैं? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही फेमस सवाल है और कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। दोस्तों आपको बता दें स्थानीय सुशासन का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। और दोस्तों आपको बता दें दशकीय आधार पर जो जनगणना हुई थी कब? 1881 में। जो दशकीय आधार पर जो जनगणना हुई थी 1881 में हुई है। और दोस्तों किस किस काल में हुई है? ये लॉर्ड रिपन के ही काल में हुई थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों मैट कॉफ, अगर आपसे पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन, यानी कि दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन 1920 में जो हुआ था उस समय वायसराय कौन थे? मैट कॉफ थे। इसको आप ध्यान में रखिएगा। लिनलिथगो 1942, इसको आप ध्यान में रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन है। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? लिनलिथगो। कॉर्नवालिस कौन है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। बहुत ही सरल सवाल है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है शास्त्रीय भाषा तमिल किस वर्ष अपनाई गई है? दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल है और ग्रुप डी की परीक्षा के हर शिफ्ट में शास्त्रीय भाषा या शास्त्रीय नृत्य आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे।
6 हैं या 8 हैं? बहुत ही कन्फ्यूज़न भरा सवाल है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। और दोस्तों, शास्त्रीय भाषा तमिल किस वर्ष अपनाई गई थी? वर्ष 2005 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2008 में या वर्ष 2013 में? क्या होगा आपका सही जवाब? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, यहाँ से आपकी परीक्षा में 100% सवाल छपने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, आपको बता दें, जो शास्त्रीय भाषा तमिल है वो दोस्तों कब अपनाई गई है? वर्ष 2004 में अपनाई गई थी। कब? वर्ष 2004 के अंदर। इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, 2005 में कौन सी भाषा अपनाई गई है? संस्कृत। कौन सी दोस्तों? संस्कृत। इसको आप ध्यान में रखिएगा। 2008 में कौन सी अपनाई गई है? तेलुगु और कन्नड़। तेलुगु और कन्नड़। अब दोस्तों, वर्ष 2013 में कौन सी अपनाई गई? तो आपको याद में रखना है, ये मलयालम भाषा अपनाई गई है। कौन सी दोस्तों? मलयालम। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आपसे कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों, शास्त्रीय भाषा तमिल को किस वर्ष अपनाया गया है? वर्ष 2004 में। संस्कृत को कब अपनाया गया है? वर्ष 2005 में। और दोस्तों, वर्ष 2008 में किसको अपनाया गया है? तो आपको याद में रखना है, तेलुगु और कन्नड़ को। और दोस्तों, वर्ष 2013 में किसको अपनाया गया? मलयालम को अपनाया गया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, आपसे कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में शामिल नहीं है। फिर दोस्तों, पंचायती राज का सवाल परीक्षा में छपेगा आपके ये सवाल। ग्राम पंचायत शामिल नहीं है, जिला पंचायत शामिल नहीं है, पंचायत समिति शामिल नहीं है, ग्राम प्रधान शामिल नहीं है। क्या होगा आपका सही जवाब? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है, इसमें कौन सा शामिल नहीं है? आपके आगे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे सवाल पूछा जाएगा। दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? बलवंत राय मेहता समिति। और दोस्तों, इसका जो आयोजन हुआ था, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर? नागौर, राजस्थान में हुआ था। लेकिन दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि चुनाव सबसे पहले कहाँ हुए, तो चुनाव सबसे पहले कहाँ हुए थे? तो आपको याद में रखना है, चुनाव दोस्तों सबसे पहले हुए थे आंध्र प्रदेश में। चुनाव सबसे पहले हुए थे। दोस्तों, हमारा सवाल है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में शामिल नहीं है। तो आपको याद में रखना है, ये तीनों शामिल हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत भी शामिल है, जिला पंचायत भी शामिल है, पंचायत समिति भी शामिल है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर ग्राम प्रधान शामिल नहीं होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन अति महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, आप इसको ध्यान में रखिएगा, आपकी परीक्षा में ये दोनों सवाल छप सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? दोस्तों, 4 से 5 पत्रिकाएं हैं, आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट हो रही हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? कॉमनवेल्थ है, केसरी और मराठा है, प्रबुद्ध भारत है, सोम प्रकाश है। क्या होगा आपका सही जवाब? उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि दोस्तों, आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए आप लोगों के लिए रामबाण प्रश्न लेकर आने वाला हूं, जो आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाएंगे। चाहे वो यूपी ट्रिपल पैट हो, चाहे दोस्तों यूपी पुलिस हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आप दोस्तों यहां से हर परीक्षा के अंदर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, इसकी गारंटी दी जाती है। आइए बात कर लेते हैं अपने सवाल को लेकर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? कॉमनवेल्थ है, केसरी और मराठा है, प्रबुद्ध भारत है, सोम प्रकाश है। क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों, आपको बता दें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा सोम प्रकाश को लिखा गया है, इसको आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों, कॉमनवेल्थ किसकी? दोस्तों, एनी बेसेंट। किसकी दोस्तों? एनी बेसेंट। आपने इनका नाम बहुत अच्छी तरह से सुना होगा, एनी बेसेंट की है। दोस्तों, केसरी मराठा किसकी है? बाल गंगाधर तिलक। किसकी दोस्तों है? ये तिलक जी की है। ठीक है दोस्तों, प्रबुद्ध भारत किसकी? विवेकानंद जी की है, स्वामी विवेकानंद की है ये दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? सोम प्रकाश है। और दोस्तों, कॉमनवेल्थ किसने लिखी है? एनी बेसेंट। किसने दोस्तों? एनी बेसेंट। दोस्तों, केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक, प्रबुद्ध भारत स्वामी विवेकानंद। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है।
लो दोस्तों, आ गया परीक्षा में छपने वाला सवाल। राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। अनुसूची 1 में है, अनुसूची 2 में है, अनुसूची 3 में है, अनुसूची 4 में है? बताइएगा दोस्तों, क्या होगा आपका सही जवाब। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, और आपकी परीक्षा में ये सवाल छप सकता है। दोस्तों आपको बता दें, राज्यसभा की सीटों का आवंटन अनुसूची 4 के अंदर है। इसको आप नोट कीजिएगा दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। अब दोस्तों अनुसूची 1 किससे संबंधित है, तो आपको याद में रखना है। अनुसूची 1 संबंधित है दोस्तों राज्य और यूटी से संबंधित है। राज्य और यूटी से संबंधित है, यानी भारत के 28 राज्य होंगे और 8 यूटी होंगी। इसको आप याद में रखिएगा। अनुसूची 2 किससे संबंधित है, अनुसूची 3 किससे संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अनुसूची 2 किससे संबंधित है, तो आपको याद में रखना है जो वेतन भत्ते होते हैं, जो दोस्तों वेतन भत्ते होते हैं, जो वेतन भत्ते होते हैं उनसे संबंधित है। और दोस्तों अनुसूची 3 किससे संबंधित है, तो आपको याद में रखना है ये शपथ से संबंधित है। किससे दोस्तों, शपथ। अगर आपसे पूछा जाता है कि शपथ से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो आपका जवाब होगा अनुसूची 3। अगर आपसे पूछा जाता है कि वेतन भत्ते से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो आपका जवाब होगा अनुसूची 2। अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्य और यूटी से संबंधित अनुसूची कौन सी है, अनुसूची 1 है। लेकिन दोस्तों आपसे सवाल क्या पूछा गया कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है, तो आपको याद में रखना है अनुसूची 4। दोस्तों एक अनुसूची आप और याद रखिएगा, अनुसूची 8 है। वो दोस्तों राष्ट्रीय भाषा मतलब भारत की भाषाओं को मतलब संबोधित करता है। इसको याद में रखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों विद्रोह से लेकर भी आपकी परीक्षा में कई बार सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे आपका जो प्रैक्टिस सेट है हर आंकड़े को टच कर रहा है। हर तरीके के सवाल आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पाइका विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? पंजाब से है, नागपुर से है, उड़ीसा से है, मणिपुर से है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों पाइका विद्रोह कहाँ का है, तो आपको याद में रखना है ये दोस्तों विद्रोह हुआ था उड़ीसा के अंदर। कौन सा दोस्तों? उड़ीसा के अंदर हुआ था पाइका विद्रोह। दोस्तों पंजाब में कौन सा हुआ था? कूका। कौन सा दोस्तों? कूका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में। और दोस्तों नागपुर में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो आपको याद में रखना है संथानन करके कोई विद्रोह हुआ था। संथानन करके कोई विद्रोह हुआ था नागपुर के अंदर। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आपसे कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों पाइका विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। और दोस्तों कूका कहाँ हुआ? पंजाब में। नागपुर में कौन सा हुआ? नागपुर के झारखंड में संथानन या सांथन करके कुछ विद्रोह है वो वहाँ पर हुआ था। आप दोस्तों ऑप्शन देखकर समझ जाएंगे। दोस्तों मणिपुर मैंने यहाँ पर क्यों लिया है पता है आपको? दोस्तों मणिपुर में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं। और दोस्तों आपको बता दें यहाँ की जो विधानसभा है उसमें कितनी सीटें, तो आपको याद में रखनी वहाँ पर 60 सीटें हैं विधानसभा की। और दोस्तों वहां के मुख्यमंत्री कौन है? वीरेंद्र सिंह। कौन दोस्तों? वीरेंद्र सिंह। दोस्तों आपसे यह सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री कौन बने? वीरेंद्र सिंह। और राज्यसभा की वहाँ की विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 60 है, क्योंकि दोस्तों अभी वहाँ में हाल ही में चुनाव हुए हैं। और दोस्तों काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में है, जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। वो सब आपको पता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है 15वां प्रश्न। अति महत्वपूर्ण सवाल है। मंत्रिपरिषद का आकार किस संविधान संशोधन से संबंधित है? आइए दोस्तों आपको लेके चलते हैं संविधान संशोधन के अंदर। दोस्तों मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होगा, यह किस संविधान संशोधन के अंदर बताया गया है? तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 91वां संविधान संशोधन। मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होगा उससे संबंधित है। दोस्तों 86वां संविधान संशोधन कब का है? 2002 का है। कब का दोस्तों? 2002 का। इसको नोट कीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन कब का? 1976 का है। और दोस्तों 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन कब बना था? 1992 में। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था? वर्ष 1993 में। दोस्तों इसीलिए 24 अप्रैल 1993 यानी कि दोस्तों 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। और दोस्तों कब हुआ था? 1976 में। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A के तहत 86वां संविधान संशोधन हुआ है। और दोस्तों कस्तूरी रंगन समिति से संबंधित है। इन सारे तथ्यों को आप नोट कीजिएगा और दोस्तों ध्यान में रखिएगा। कैसी लगी आपको आज की वीडियो?
दोस्तों कैसा लगा आज का आपको कंटेंट, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि दोस्तों आने वाले सारे एग्जाम में आपके लिए यहाँ से 100% आपको सफलता मिलने वाली है। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाकर रखिएगा।